नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही मतदान चालू है। 7 बजे से आज उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहे हैं, जहां भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ ब्रजेश पाठक जैसे कई वरिष्ठ नेताओं के जरिए अपने उम्मीदवारों के लिए व्यापक प्रचार किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने अपने उम्मीदवारों के लिए जोरदार प्रचार किया। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने नेतृत्व संभाला। हालांकि कांग्रेस और सपा ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी कोई संयुक्त रैली नहीं की। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है आज सुबह 7 बजे से, जिसमें गाजियाबाद, करहल, खैर, कुंदरकी, मंझुआ, मीरापुर, फूलपुर, सीसामऊ और कटहरी सीट शामिल है। बता दें कि इन सीटों पर 90 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी, जिसके बाद ये फैसला होगा कि इस बार जनता ने किस पार्टी के उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है और किस पार्टी के वादों पर अपना भरोसा जताया है कि वो पार्टी इस बार अपने वादों पर खरी उतरेगी। ये नतीजे सामने आएंगे 23 नवंबर को, लेकिन उससे पहले आज सुबह से ही 7 बजे से मतदान चालू है। और जैसा कि अखिलेश यादव ने पहले ही यह आशंका जताई थी कि इस बार के उपचुनाव पे कई सवाल खड़े किए जाएंगे, इस बार का उपचुनाव बेहतर नहीं हो पाएगा, वो सवालों के घेरे में खड़ा रहेगा और कहीं ना कहीं वोटर्स के साथ ज्यादती की जाएगी। वो आज सुबह से ही देखने को मिले, क्योंकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पे वोटर्स ने ये आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन उनका पहचान पत्र चेक कर रहा है, जबकि सपा की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी चुनाव आयोग को कि बुर्का ना हटाया जाए और बुर्का पहनी हुई महिलाओं का पहचान पत्र ना चेक किया जाए पुलिस के जरिए। उसके बावजूद भी आज कुछ मामले कई जगहों से ऐसे आए जहां ये देखने को मिला कि पुलिस प्रशासन, पुलिस की तरफ से पहचान पत्र चेक की जा रही है और जो मुस्लिम समुदाय के वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं उन्हें पुलिस परेशान कर रही है, वोट डालने नहीं दे रही है और उन्हें वापस भेज दे रही है। इसके साथ ही सपा के कार्यकर्ताओं ने भी, सपा प्रत्याशियों ने भी भाजपा पर और पुलिस प्रशासन पर सीधा सवाल किया। सपा प्रत्याशी का कहना है कि चुनाव आयोग सीधे तौर पर भाजपा की कठपुतली है और भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है, तो वही पुलिस को भी भाजपा का एजेंट बताया गया। बता दें कि पुलिस को भाजपा का एजेंट बताया है सपा कार्यकर्ताओं ने, सपा प्रवक्ताओं ने, सपा नेताओं ने। उनका कहना है कि पुलिस सरकार के कहने पे काम कर रही है। तो इस तरीके से वार पलटवार आज चुनाव के दिन भी लगातार जारी है, जहां एक तरफ विपक्ष पक्ष पे आरोप लगा रहा है तो वही पक्ष विपक्ष के ऊपर बराबर हमलावर है। इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चालू है। जैसा कि सपा मुखिया ने पहले ही आशंका जताई थी कि इस बार का वोट निष्पक्षता तरीके से नहीं होगा और कई जगहों से ऐसे वीडियो भी निकल के आए हैं, क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि इस बार सवाल सीधे पुलिस प्रशासन पर उठे हैं? देखिए, इस प्रदेश में 10 जो हमारे विधानसभा के उपचुनाव थे वो होने थे। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि इंडिया गठबंधन के आगे वो टिक नहीं पा रही, क्योंकि उसने 7 साल की प्रदेश की सत्ता में बेरोजगारी को बढ़ाया है, अपराध को बढ़ाया है, महिला सम्मान को सदैव तार तार करने का प्रयास किया है। कस्टोडियल डेथ के मामले में आज उत्तर प्रदेश टॉप पर जा रहा है, चाहे वो लखनऊ की घटनाएं हो, चाहे लखनऊ से जुड़े हुए प्रदेश की कहीं भी घटनाएं हो। इवन हर एक विभाग, अभी देखा आपने कि झांसी का मेडिकल कॉलेज, जहां कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जाकर के विश्व स्तरीय सुविधाओं का दावा करके आते हैं, और वो भी हवाई। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, आप सबने अपने कैमरों से दिखाया कि किस प्रकार से 12-12, 13-13 नैनीहाल
जो अपनी जीवन मृत्यु दुनिया में आए ही थे वो खत्म हो गए इस सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था के चक्कर में। आपने देखा कि जिस प्रकार से प्रयागराज में यूपीपीएससी के बाहर जो छात्र थे, जो जो मैडम देखिए, मैं सब पर जवाब दे रहा हूं। जिस प्रकार से आपने देखा कि बेरोजगारी के मसले पर एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगा करके युवाओं को किस प्रकार से जी कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया। मैडम कनेक्ट करिए बोलो। तो ये कांग्रेस नेता का कहना है कि जहां आज सुबह से ही ये मामले सामने आए कि सपा नेताओं ने और सपा प्रत्याशियों ने आरोप लगाया है बराबर कि पुलिस प्रशासन भाजपा सरकार की एजेंट बन के काम कर रही है, और ये पहले ही आशंका जताई थी सपा मुखिया ने कि ऐसा हो सकता है। और ये सुबह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कई जगहों से ये आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस प्रशासन काम कर रही है, भाजपा सरकार का एजेंट बन के उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उनका पहचान पत्र चेक की जा रही है, जबकि चुनाव आयोग को ये लेटर लिखा गया था सपा की तरफ से और ये मांग की गई थी कि पुलिस प्रशासन मुस्लिम महिलाओं का बुर्का ना हटाए, उनकी पहचान पत्र ना चेक किया जाए। उसके बावजूद आज ये पुलिस प्रशासन चेक कर रही है और मुस्लिम महिलाओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये आरोप लगाया है सपा के प्रवक्ताओं ने और सपा के कार्यकर्ताओं ने। ये कई तस्वीरें आज सुबह से निकल के आई हैं, जिसके बाद वही पुलिस प्रशासन की तरफ से ये हवाला दिया गया कि जो भी घटनाएं बताई गई हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। वहीं भाजपा ने भी आरोप लगाया है कि विपक्ष सिर्फ अपनी हार की वजह से डरा हुआ है और इसी वजह से इस तरीके के आरोप लगा रहा है। बता दें कि आज सुबह 7 बजे से ही उपचुनाव चालू है और जगह जगह चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि सुबह से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, ये आरोप लग रहे हैं पुलिस प्रशासन को लेकर, भाजपा सरकार को लेकर। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग पे भी ये निशाना साधा गया है कि चुनाव आयोग को अब इस मामले पे संज्ञान लेना होगा, चुनाव आयोग को इस मामले पे संज्ञान लेना होगा और निष्पक्षता के साथ वोटिंग हो सके इसको भी सुनिश्चित करना होगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता रत्नेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, जैसा कि विपक्ष बराबर आरोप लगा रहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर और भाजपा सरकार के ऊपर कि जो चुनाव हो रहे हैं आज वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं और एक विशेष समुदाय को वोटिंग डालने से रोका जा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। अर्चना जी देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी को केवल समाजवादी पार्टी के साथ बांध देना मुझे नहीं लगता है कि वो माइनॉरिटी के साथ न्याय होगा। बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो हमारी पार्टी के सदस्य हैं और हमको वोट भी करते हैं, तो समाजवादी पार्टी की कोई बपौती नहीं है माइनॉरिटी वोट बैंक। और सबसे बड़ी बात जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने शिकायतें की, देखिए समाजवादी पार्टी को ये पता है कि प्रदेश की जनता ने जैसे उनको 2017 में विधानसभा हराया, 2014 में लोकसभा हराया, 2019 में लोकसभा हराया, 2022 में विधानसभा हराया, 2024 में भी लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन हारा ही है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है और सत्ता में जो नहीं होता वो चुनाव हारा हुआ ही माना जाता है लोकतांत्रिक देश में। अब उसको कोई भी गुणागणित लगा के इंडिया गठबंधन वाले खुशफहमी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अखिलेश यादव जी को ये पता है कि प्रदेश की जनता जो है वो पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के तहत एक हो चुकी है। उनको पता है कि उनके हित क्या है और कौन सी पार्टी उनके हित में काम कर रही है, ठीक है, तो वो उसको लेकर वोट करते हैं। और समाजवादी पार्टी जो केवल परिवारवाद और केवल जातिवाद की बात करती है, उनको लगातार बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आप केवल एक चीज देख लीजिए, अभी मैं कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में था, वहां के वोटर से मेरी बात हो रही थी, मैं गया था पार्टी की तरफ से प्रचार में, तो मैंने देखा कि वहां के लोग कह रहे थे कि भैया एक ही परिवार में सब कुछ जाएगा। मतलब अगर आप देख लीजिए तो जो इनकी कटेहरी के प्रत्याशी हैं उनके पति समाजवादी पार्टी से सांसद है, क्या कोई और नहीं मिला था इनको? तो जो लोग समझते हैं, लोग मूर्ख नहीं हैं,
ये समाजवादी पार्टी केवल अपना नैरेटिव छोड़ना बंद कर दे कि अरे भाई हम कुछ भी कर देंगे, हम संविधान और आरक्षण का राग अलापेंगे और सारे लोग उनको वोट दे देंगे। ये प्रचंड बहुमत से हार रहे हैं। आप मेरे शब्द को नोट करिएगा, समाजवादी पार्टी उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से हार रही है। उस हार को छिपाने के लिए कोई तो ग्राउंड तय करना पड़ेगा ना भाई, किसी को तो दोषी बनाना पड़ेगा ना। कल को आपको भी दोषी बताएंगे कि अरे नहीं जी मीडिया ने हमको ये सपोर्ट नहीं किया इसलिए मीडिया दोषी है। अभी कहेंगे इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं किया इसलिए इलेक्शन कमीशन दोषी है। अरे भैया कभी अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप लोग चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं तमाम सारी डिबेट्स में कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को स्वमूल्यांकन करने की जरूरत है। वो स्वमूल्यांकन करें, क्या वो भारतीय जनमानस की जो जन आकांक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, जिस पर वो वोट करते हैं, क्या वो उन मुद्दों के साथ उनके बीच जा रहे हैं। अगर नहीं जाएंगे आप तो जनता तो स्वतंत्र है ना। अब किसी का, हमें तो ईवीएम पे बटन दबाते वक्त तो भारतीय जनता पार्टी हाथ पकड़ती नहीं है, सारे लोग स्वतंत्र हैं भाई वोट देने के लिए। हम भी ये आरोप लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जहां मजबूत है वहां हमारे वोटर्स को नहीं वोट डालने दिया जा रहा है, लेकिन ये अनर्गल बातें होंगी, ऐसा हम क्यों करें। देखिए आरोप प्रत्यारोप करके अखिलेश यादव बस एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि 23 तारीख को जब वो 9 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचंड बहुमत से हार का सामना करेंगे तो किसी पर तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा उनको। उसी का बस केवल एक ग्राउंड और एक सत्ता तैयार कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अखिलेश यादव जी जाइए, जनता के बीच जाइए, थोड़ा परिवारवाद और जातिवाद से बाहर निकल के इन चश्मों को बाहर निकाल के देखिएगा तो आपको प्रदेश की जनता की सच्चाई और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद दिखाई पड़ेगा जो पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के साथ। ठीक है रत्नेश जी, हमारे साथ अमित जी भी जुड़े हुए हैं, नेता कांग्रेस है। अमित जी क्या कहना है, रत्नेश जी ने जो कहा कि सपा अपना ठीकरा फोड़ना चाहती है, अगर वो हार जाती है तो किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ेगी, क्या कहना है इसको लेकर? क्योंकि आज सुबह से ही ये सपा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस प्रशासन की स्थिति संदिग्ध है, वो वोट नहीं डालने दे रहा है एक विशेष समुदाय के लोगों को। देखिए हमने कहा ना कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विगत 7 वर्षों में झूठ का एक प्रपंच सा फैला करके रखा है। अभी हम आपसे कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे कि प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस लचर स्थिति में है, अभी कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री जी गए थे और मुख्यमंत्री जी भी गए थे झांसी मेडिकल कॉलेज को विश्व स्तरीय सुविधाओं का दावा करके आए थे और वहां फायर अलार्म तक नहीं बजता है। वहां जो फायर सेफ्टी उपकरण रखे हुए 4-4 साल से एक्सपायर हो गए, वो रिन्यूअल तक नहीं हुए। नवजात शिशु वार्ड में आग लगने से 13-13 नैनिहालों की जिंदगियां चली गई। इनको क्या फर्क पड़ता है क्योंकि इनके तो नैनिहाल है नहीं। दूसरे, जब हम प्रदेश के मुद्दों की बात करते हैं तो रोजगार एक बड़ा विषय है जिसपे सरकार ने 7 वर्षों से ऐसा कुठाराघात किया है कि युवाओं का दंश नहीं झेला जा रहा। आप मानेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के बाहर जिस प्रकार से अभ्यर्थी जमा हुए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी मांगे रखी नॉर्मलाइजेशन के विरोध में, वो क्या दर्शाता है? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को इसीलिए कटाक्ष किया जा रहा है कि अभी विधान परिषद में भर्तियां आई थी और उसमें 80% भर्तियां नेता और अधिकारियों के घर के लोगों की हुई हैं। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का खुलासा कर रहा हूं। ये बेशरम भाजपा सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि वो जो 80% भर्तियां जो हुई है वो या तो अधिकारी या तो इन नेताओं के लड़कों या उनके रिश्तेदारों की हुई है। इनमें कौन सा जातिवाद है? इसी बात को लेकर तो नॉर्मलाइजेशन है। अभी रत्नेश जी बताएं एक बात को, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में पीसीएस जे की मेंस की 50 कॉपियां बदल दी गई। तो ये क्या है? और कोर्ट के बाद वो मामला खुला है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजगार विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। ये सदैव और सदैव भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अब परिवार क्या जिक्र आता है? अमित जी, आज जो सपा नेताओं की तरफ से, सपा प्रत्याशियों की तरफ से आरोप लगा है वो सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर लगा है, क्या वो सही है? मैडम आप बताइए, पुलिस प्रशासन एक तरफा काम नहीं करती है क्या? आज पुलिस प्रशासन का यह हाल है कि पूरे प्रदेश में 6 जिलाध्यक्षों को कांग्रेस पार्टी के जेल में अनैतिक रूप से रखा गया है। संभल के जिलाध्यक्ष को, ठीक है, भूपेंद्र चौधरी जी के गृह जनपद के हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को, सिर्फ किस लिए? राजनीतिक विद्वेष की भावना से। ये पार्टी भाजपा चुनाव लड़ रही है। आपने नहीं देखा क्या कि सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ वोट मंगवा रहा है?
कटहरी विधानसभा में, जिस कटहरी का जिक्र बार बार कर रहे हैं आप, तो आप क्या इस चीज को दर्शाना चाहते हैं कि पूरा मशीनरी, पूरी पुलिस, पूरा चुनाव आयोग का तंत्र इस चुनाव को जीतने में लगा हुआ है अनैतिक प्रकार से। लेकिन आप इस बात को मान के रखिए, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। लोगों की जन भावना और जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही हम उनके मुद्दों को लेकर के गए हैं। लोकसभा के ही चुनाव में उत्तर प्रदेश से जनता ने हमारे मुद्दे थे उन पर मोहर लगाई है। हम फिर इस बात को आश्वस्त करते हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें भाजपा बुरी तरह से हारने जा रही है। ठीक है रतेश जी, नहीं, जो मेरा एक सवाल उठ काउंटर- रहे हैं, ठीक है मेरा- रतेश जी, एक जी। मिनट, जो सवाल उठ रहे हैं लगातार हाँ। भाजपा पर ही उठ रहे हैं कि भाजपा का एजेंट बन के पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, भाजपा ही नहीं करवा रही है निष्पक्ष तरीके से वोटिंग। अरे इन लोग को कौन बताए कि जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लगी होती है वहां प्रशासन सरकार के अधीन नहीं होता, वो इलेक्शन कमीशन के अधीन होता। मैं आपको सुन रहा था अमित जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज कायदे से सुनिएगा। अच्छा बोल लीजिए, आप ही मैं बोल बताता हूँ लीजिए। कैसे होता है। आप ही विनोद बोल लीजिए। तावड़े को देखो, आप ही विनोद बोल तावड़े लीजिए। को देखो, 5 अब करोड़ देखिए रुपए यही ठीक है, बौखलाहट आप है, रतेश को यही आप- बौखलाहट है, दुनिया देखती है। यही बौखलाहट है। मैं इनके बीच में एक बार भी ठीक है, मैंने एक रतेश शब्द भाई नहीं भाई बोला। बताओ ना, इसमें बौखलाहट आपको कैसी है? आपको दिक्कत होगी, आपकी बारी आए तो काउंटर इसमें- करिएगा। ठीक है, इसमें अमित जी, बौखलाहट रतेश कैसी जी है? को इसमें जवाब बताओ ना, देने विनोद दीजिए। तावड़े नहीं, को इनको जानते बोल हो? लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। बेचारे 23 के बाद बोल विनोद पाए कि ना तावड़े को बोल जानते पाए, हो ना? विनोद तावड़े भारतीय 23 के जनता बाद बोल पार्टी पाए के कि ना राष्ट्रीय बोल पाए। भाई महासचिव हैं। बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो पहले बोल लो। ठीक है अमित जी, इनकी विनोद बातें जब तावड़े खत्म हो जाए तब मैं जवाब भारतीय दूंगा। जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। अमित जी, उत्तर प्रदेश अरे में इस अर्चना वक्त जी, 9 अर्चना जी, मेरा विधानसभा टर्म है भाई, सीटों मुझे पर तो बोलने उपचुनाव देंगे। चल रहा है और हम उपचुनाव पे बात कर रहे हैं क्योंकि मैडम, सवाल बात उपचुनाव तो को ये है लेकर ना ही कि उठ रहे तंत्र हैं। कैसे काम करता है। अमित ठीक है, तिवारी बात जी, तो मैं ये है ना, आपके बीच तंत्र में कैसे नहीं काम बोला करता था। है। कृपया विनोद तावड़े कृपया 5 कृपया करोड़ थोड़ा रुपए सा बांट रहे थे। शिष्टाचार दिखाइए, थोड़ा सा शिष्टाचार ठीक है, रतेश जी, दिखाइए। जवाब मैं दीजिए। आपके बीच में नहीं बोला, आपने जो भी बातें बोली उसमें मुझे काउंटर करना मैं भी बीच में कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी बारी आने का इंतजार किया। अगर मेरी कोई बात आपको चुभती है, बुरी लगती है, तो अपनी बारी आने पे काउंटर करिएगा, बीच में मत कूदिए। इससे बातें दोनों ठीक के है लिए रतेश जी, पहुंचती हैं। जवाब दीजिए। अब देखिए अब मुझे नहीं पता कि इन लोग ने कौन सा संविधान पढ़ा, लेकिन जहां तक मैं, क्योंकि मैं तो विधि और संविधान दोनों का छात्र रहा हूं, तो जहां तक मुझे पता है चुनाव आचार संहिता में प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन काम करता है, सरकार के अधीन काम नहीं करता। अब इससे ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। बाकी रही बात कि कांग्रेस वाले, हाँ भैया, हम कहते हैं प्रदेश और देश की जनता आपको ऐसे ही आशीर्वाद देती रहे, आप ऐसे ही 99 और 37 सीटें जीतते रहे और हमको ऐसे ही 240 सीटें देकर, हमारे गठबंधन को 292 सीटें देकर देश और प्रदेश की जनता हमको सत्ता में लाती रहे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना बड़ा बदलाव कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब एक चीज और, ये कांग्रेस वाले जिस मुंह से बोलते हैं ना, मैं एक चीज और बताऊंगा, जब जब कांग्रेस पार्टी के, मैं कुकृत्य बता रहा हूं, इनको जब तक देश की जनता याद रखेगी ये लोग सत्ता में नहीं आने वाले। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला अगर देश की जनता याद रखेगी तो उनको वोट नहीं करेगी। अगर वाड्रा डीएलएफ घोटाला याद रखेगी तो इनको वोट नहीं करेगी। अगर नेशनल हेराल्ड घोटाला याद रखेगी तो इनको वोट नहीं करेगी। अगर बोफोर्स तोप घोटाला याद रखेगी तो इनको वोट नहीं करेगी। अगर मारुति घोटाला याद रखेगी तो इनको वोट नहीं करेगी। अगर नागरवाला स्कैंडल याद रखेगी तो इनको वोट नहीं करेगी। अगर मुद्रा स्कैंडल 1951 का याद रखेगी तो इनको वोट नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारे वो, उसमें आप कॉमन मैन घोटाला देख लीजिए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देख लीजिए, लैंड घोटाले देख लीजिए, ये सारे घोटाले जब तक देश और प्रदेश की जनता के दिलो दिमाग में रहेंगे वो कांग्रेस को वोट नहीं करने वाली है। हम आए हैं, हमने सत्ता से जनता के प्रति, जनता की जवाबदेहिता हमारे प्रति है और इस देश में जनता सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है और उन लोगों को संविधान पे बात करने का कतई अधिकार नहीं है जो संविधान की कॉपी बांटते हैं और उसमें कुछ लिखा नहीं होता। अब इससे बड़ा क्या कोई संविधान का अपमान हो सकता है? क्या इससे बड़ा कोई बाबा साहब का क्या कहते हैं हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। उनको पहला लोकसभा का चुनाव जब वो लड़े तो इन्हीं कांग्रेसियों ने हरा दिया था। उनको भारत रत्न तक का सम्मान इन कांग्रेसियों ने सत्ता में रहते हुए नहीं दिया। और हमसे सवाल पूछते हैं, अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जहां पैदा हुए, जहां उनकी मृत्यु हुई, जहां वो पले बढ़े, जहां उन्होंने पढ़ाई की, उन सभी 5 स्थलों को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
वहां पर उनके स्मारक बनवाए और उनको पंच तीर्थ का नाम दिया है। ठीक है, और ये लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। और सुनिए, ये आरक्षण की बात करते हैं। अरे कांग्रेसी नेता हूं, थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो। जामिया मिलिया इस्लामिया से जब SC/ST का रिजर्वेशन खत्म हुआ तो किसकी सरकार थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब SC/ST का रिजर्वेशन खत्म हुआ तो किसकी सरकार थी? इस पर नहीं बोलेंगे, इस पर अब्बा डब्बा झब्बा हो जाएगा। ठीक है रत्नेश जी, ये ठीक है। ऐसे बिंदु मत तोड़ा करिए कांग्रेस के नेतागण कि आपकी पोल पूरी खुल जाए। आइए जनता के बीच जाइए। और एक चीज, मैं एक बात मेरी और है अर्चना जी, एक पॉइंट मेरा और है। अर्चना जी, मेरा एक पॉइंट और है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता ये बताएं कि क्या वो प्रत्येक मतदाता के घर तक पहुंचते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह उनकी चुनाव की रणनीतियां होती है? नहीं होती है। हम पन्ना प्रमुख तक बनाते हैं, हम पन्ना प्रमुख तक बनाते हैं। एक गांव में हमारे 20 से 25 लोग होते हैं जिनको जिम्मेदारी हम देते हैं कि आपके पन्ने पर जितने वोटर्स हैं उनको लाके आपको वोट डलवाना है। हम उन तक अपनी नीतियां पहुंचाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा वाले नेता को जनता नहीं जानती। अब जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए। और मैं एक सवाल मेरा है कि SC/ST का जब जामिया मिलिया और MU से रिजर्वेशन हटाया गया, उनका रिजर्वेशन खत्म किया गया, तो कांग्रेस क्यों बैठी थी? केंद्र में होने के बावजूद उन्होंने क्यों ऐसा होने दिया? ठीक है रत्नेश जी। अमित जी, अरे ये सुनिए मैडम, इनको काउंटर देने दीजिए। ठीक है, इनको काउंटर देने दीजिए। पहले देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अपनी जानकारी के लिए बताओ, अभी AMU के जो वाइस चांसलर बने थे ना, वो मोदी जी से हाथ मिला के आए थे। अगर आपको AMU से इतनी दिक्कत है, सुनो ना भाई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, अब वो मोदी जी से हाथ भी नहीं मिला सकते। मतलब मोदी जी, ये अब्बा डब्बा झप्पा नहीं चलेगा अमित तिवारी, ये अब्बा डब्बा झप्पा नहीं चलेगा। नहीं, भाषा से अब्बा डब्बा झप्पा मतलब गोल गोल बातें, ये गोल गोल बातें नहीं चलेंगी। आपको बताना पड़ेगा कि जामिया मिलिया में रिजर्वेशन क्यों हटाया, SC/ST का रिजर्वेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्यों हटाया। गई पूछ दब गई। नहीं बोलोगे, बताओ ना क्यों हटाया। आज तो मैं बिना पूछे नहीं जाने देने वाला। किसी ऐसे आज मैं बिना पूछे नहीं जाने देने वाला अर्चना जी। आज मैं बिना पूछे नहीं जाने देने वाला। क्यों कांग्रेस के सत्ता में नहीं? अरे भाई, संविधान और आरक्षण की बात करेंगे तो मैं क्यों नहीं पूछूंगा? नहीं, क्यों हटाया? नहीं अर्चना जी, बताना पड़ेगा क्यों हटाया SC/ST का रिजर्वेशन दो यूनिवर्सिटियों से? अमित जी क्यों हटाया? मैं तो पूछूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक जवाब नहीं मिल जाता। देश की जनता भी तो देखे इनका दोहरा चरित्र, इनका दोहरा रवैया। मैं तो आप 10 साल से सत्ता में, और राहुल गांधी जी किताब बांटते हैं संविधान की, उसमें कुछ अंदर लिखा ही नहीं है। अरे एक नंबर के गधे हो, उन्होंने खोल के किताब दिखाई है, उसे देखो ना। अरे वीडियो आया है, बैठ के वीडियो आगे मुझे पता है राहुल गांधी जी को आप वही कहेंगे, अपनी भाषा पे मुझे पता है राहुल गांधी। देखिए बच गई। मैं तो पूछे बिना नहीं पैनल पे किसको बिठा देती है? जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC/ST का रिजर्वेशन कांग्रेस ने क्यों खत्म किया? ठीक है रत्नेश जी, अरे मैडम, ये चर्चा रखी गई है उपचुनाव को लेकर। ठीक है, आरक्षण की जब बात होगी उसके लिए भी रख दिया जाएगा। मैडम मैं तो बस इतना कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षक है, मैंने मान लिया। लेकिन अगर इनको इतना संविधान पता है तो ये यहीं पर इंडियन प्रियम्बल सुना दे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल बता दें। प्रियम्बल बता दें। पूरा का पूरा सुना दूंगा अमित तिवारी, मैं सुना रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना और आस्था की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देने के लिए तथा नागरिकों में बंधुत्व की भावना बढ़ाने के लिए ताकि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित किया जाए। आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। ठीक है रत्नेश जी, ये लोग हमको बताएंगे संविधान क्या होता है। ठीक है रत्नेश जी, मुद्दा उपचुनाव। अरे मैडम मुद्दा क्यों और हम चाहेंगे संविधान पे बात करेंगे, संविधान का क्या था पता नहीं होगा पर ही बात करें और आ जाएंगे संविधान की बात करने। ठीक है अमित जी,
कल एक संविधान की सभा केवल प्रदेश- किताब दिखा देने से संविधान नहीं हो जाता है, संविधान को पढ़ना पड़ता है, संविधान को कार्य करते वक्त याद रखना पड़ता है। और मैंने तो अभी प्रियम्बल सुनाया, वही रिपीट कर दे, वही रिपीट कर दे। ठीक है रत्नेश जी, ये आएंगे हम हमसे चाहेंगे आप थोड़ा संविधान पे शांत बहस रहे। करने। रत्नेश जी शांत रहिए, क्योंकि मुद्दे से आप भटक रहे हैं। मैं तो मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं, ठीक मैं है, तो इस देश में संविधान ही सब कुछ है, और जिस पार्टी के नेता को संविधान की प्रियम्बल नहीं पता है वो आके संविधान संविधान चिल्लाता है। गजब का दोहरा रवैया है। अमित जी, कल सपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई चुनाव आयोग को, उसमें ये मांग रखी गई कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का बुर्का ना हटाया जाए, पुलिस प्रशासन ना हटाए, चेक ना करे, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें क्योंकि सपा को कम इसीलिए वोट मिले थे क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को वोट नहीं डालने देगा। क्यों चुनाव में एक समुदाय को इतना मुद्दा बनाया जाता है? अमित जी आवाज आ रही? ठीक है रत्नेश जी, क्यों एक विशेष समुदाय को मुद्दा बनाया जा रहा है? क्योंकि कल जो चिट्ठी लिखी गई सपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से चुनाव आयोग को, इसमें साफ तौर पर एक विशेष समुदाय के लिए लिखा गया था। हालांकि बाद में सपा ने इसको नकारा कि वो एक उदाहरण के तौर पे था, लेकिन क्या एक विशेष समुदाय को तवज्जो देना, लेटर लिखना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की राजनीति ही जाति और धर्म पर चलती है। जाति, वो हिंदुओं में बात करते हैं जाति की, और मुस्लिमों के लिए धर्म की बात करते हैं। और दुर्भाग्य देखिए इनका कि दोनों में इनको तगड़ी चोट मिल रही है, वो दोनों जगह फेल होते दिख रहे हैं। देखिए, अब देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी सशक्त हो गई, जागरूक हो गई है, और वो सब जानते हैं कि कौन उनके हित की बात कर रहा है। और मैं एक चीज़ कहूँगा फिर आपके चैनल के माध्यम से कि संविधान कहने से कोई संविधान का रक्षक नहीं हो जाता। अभी आप मुझे कह दीजिए, मैं चुनौती देता हूं, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का कोई नेता आके मेरे सामने बैठ जाए, मैं संविधान के प्रियम्बल से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक यहीं बैठे बैठे हर एक आर्टिकल आपको बता दूंगा कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। संविधान बिल्कुल, आशंका, ठीक है, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। अर्चना जी अपनी बात, उपचुनाव की बात, अर्चना जी मैं आ रहा हूं, उपचुनाव पे आ रहा हूं, हो रहा है, आप इसी मुद्दे पे बात करिए। अर्चना जी मैं उपचुनाव पे आ रहा हूं, तो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि ये लोग 2019 में भी इनको संविधान खतरे में था, 2024 में भी संविधान खतरे में था, 2022 में भी संविधान खतरे में था, उपचुनाव में भी संविधान खतरे में है, 27 में भी खतरे में इनके लिए रहेगा, 29 में भी। वास्तव में संविधान कभी खतरे में है ही नहीं। खतरे में है तो परिवारवादी दलों की राजनीति, जिसको देश की जनता ने समाप्त करने का प्रण ले लिया है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, चुनाव होते हैं तो जनता को ऑप्शन मिलना चाहिए। मैं फिर पूछता हूं कि इंडिया गठबंधन की जो शीशामऊ की प्रत्याशी है नसीम सोलंकी, क्या इरफान सोलंकी की पत्नी ही वहां पर कैंडिडेट थी? क्या वहां की जनता से नहीं पूछा जाना चाहिए था कि कौन कैंडिडेट होना चाहिए? क्या कटहरी में लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा ही कैंडिडेट होंगी? ये नहीं पूछा जाना चाहिए था कि कौन होगा? मझवा से क्या ज्योति बिंद ही होंगी? रमेश बिंद की भाजपा जनता से पूछकर बिल्कुल पूछती है, बिल्कुल पूछती है। भाजपा बिल्कुल एक इंटरनल सर्वे कराती है, उसमें जो सबसे ऊपर आता है निकल के उसको टिकट दिया जाता है। तो फिर जहां पे भाजपा को हार मिलती है, क्यों मिलती है? अगर भाजपा जनता से पूछकर ही प्रत्याशी रखती है, सारा सर्वे कराने के बाद, तो क्यों जिन जगहों पे भाजपा हारी है वो हारी का देखना पड़ा? ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, कि जनता वोट करने जाती है और जिस क्षेत्र की जनता को लगता है कि हमने अच्छा नहीं किया या हमसे संतुष्ट नहीं होती, हमको चुनाव में हरा देती है, उस क्षेत्र में हमको हरा देती है, हम सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। अब हम ये तो कहते नहीं ना कि इलेक्शन कमीशन ने वहां हमको हरा दिया, पुलिस प्रशासन ने हरा दिया, ये नैरेटिव हम नहीं सेट करते। फिर भी देश की वास्तविकता यही है कि 2014 में भी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री थे, 2024 में भी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 2017 में भी पूज्यमान योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 2024 में भी वही मुख्यमंत्री हैं। अगर हम जनता के मर्म को ना समझते, अगर हम जनता के मूड को ना समझते, तो हम चुनाव ना जीतते। इस देश ने इंदिरा गांधी को भी चुनाव हराया है, इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी चुनाव हराया है। तो इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता जानती है कौन उनके हित में काम कर रहा है। आप कोई भी प्रोपोगेंडा चला लीजिए, मैं तो कहता हूं कि अगर हम चुनाव हार भी जाएंगे
तो हम सहज स्वीकार करेंगे भाई कि हमको 9 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को लगा कि हमने उनके लिए अच्छा नहीं किया है, उन्होंने हम अगली बार उनके साथ जाएंगे, अपनी नीतियां लेकर उनके मध्य जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे हमें कमी कहाँ रहेगी, हम उन कमियों को दूर करेंगे। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हार गए तो प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया, इलेक्शन कमीशन ने फलाना नहीं किया, मीडिया ने ढिकाना नहीं किया, प्रत्याशी ने ये नहीं किया, प्रत्याशी ने वो नहीं किया, इसको ये नहीं करने दिया गया, उसको वो नहीं करने दिया। आप एक बार भी ये क्यों नहीं सोचते कि प्रत्येक व्यक्ति अभी देखता है कि भैया, आप छोटी सी बात सुन लीजिए, सांसद भी उसी परिवार का, विधायक भी उसी परिवार का। जनता नहीं समझती है कि सत्ता का पूरा केंद्रीकरण एक ही परिवार में होगा तो क्या होगा। अमित जी, राकेश जी ने कहा कि गठबंधन हार का ठीकरा फोड़ना चाहता है कि अगर हम हार गए तो उससे पहले ही माहौल ऐसा बना दे कि हम ठीकरा उसके ऊपर फोड़ सके। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, परिवारवाद का जहां तक जिक्र आता है, हमने बहुत शालीनता से सुना, हम चाहते हैं कि अपने गिरेबा में देखना चाहिए। गोंडा से प्रतीक भूषण जी विधायक है, उनके पिता सांसद थे, और दूसरा जब उनके पिता ने सीट छोड़ी तो उनके दूसरे भाई आ गए। तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? लेकिन मैं आपको आरती जी बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि मैं इस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव के मैदान में जाता है तो जनता तय करती है। मैं अनर्गल आरोप नहीं लगाता। कांग्रेस पार्टी हम इन्हीं बात नहीं मानते कि कोई बूथ कैप्चरिंग करके जीत गया है जी। हम इस बात को जरूर कहते हैं कि परिवारवाद अगर दूसरे में देखते हो तो कम से कम अपने गिरेबा में झांक लो कि हम कहां पर बैठे हैं, जिनके पक्ष में हम बोल रहे हैं उस पार्टी का रीति रिवाज क्या है। अभी तक जितने भी चुनाव हुए और उन चुनाव के जो भी नतीजे आए, उसके बाद भाजपा ने हमेशा ये कहा कि इंडिया गठबंधन हमेशा आरोप लगाने के लिए तैयार रहता है, कभी वोटिंग मशीनों को लेकर, कभी चुनाव आयोग को लेकर, कभी भाजपा पर ही आरोप लगाता है कि प्रशासन उसका एजेंट बन के काम कर रहा है। देखिए, अब आप इस चीज को समझिए। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी से ऐसी शेरो शायरी पढ़ते आकर के लगता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ये लोकतंत्र की शुचिता है, लोकतंत्र की सार्वभौमिकता है। लेकिन जहां पे विपक्ष की जीत होती है तब तो सवाल नहीं उठता। हमने नहीं, बिल्कुल उठता है। हमारे नेताओं ने पहले दिन से कहा, हम अगर सुनिए ना भाई, मैंने नहीं बोला है आपके बीच में, मैं कह रहा हूं मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। मैंने मना किया कि मैं बीच में नहीं टोका टाकी करता हूं। हमारे नेताओं ने यहां तक भी कहा है अगर हमने 80 में 80 भी लोकसभा सीटें जीत जाएंगे तब भी हमारा ईवीएम पर प्रश्न बरकरार रहेगा। जो हम सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हैं उनमें सीट जीतने का कोई मतलब नहीं होता है। जहां पर ईवीएम को लेकर के दिक्कतें हैं वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम सवाल चुनाव आयोग से पूछ सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। चुनाव आयोग का एक नैतिक दायित्व है, देश के प्रति दायित्व है कि वो जो विपक्ष की पार्टियां लोकतंत्र का हिस्सा है उनको समझाए, बताए और प्रूव करे। लेकिन इसे करने के बजाय वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर कटाक्ष करती है। लोग चुनाव आयोग, उनके जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो शेरो शायरी पढ़ते आकर के, तो देश के पैसे के संसाधनों का जो इस प्रकार से दोहन होता है गलत है। दूसरी बात, ठीक है, अभी मैं आरती जी बहुत छोटा सा कमेंट कि चुनाव आचार संहिता महाराष्ट्र में भी चल रही है। विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो 5 करोड़ रुपए बांट रहे थे और वो स्टिंग ऑपरेशन आप सबके कैमरों ने दिखाया है। बताओ ना, वो जेल के अंदर गया क्या? नहीं ना। किस लिए? क्योंकि चुनाव आयोग कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, पुलिस उनकी है, पूरी मशीनरी उनकी है। खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ जनता है जिस बात को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और हम जनता की उम्मीदों के अनुसार जनता के अर्चना जी मेरा एक काउंटर है। अर्चना प्लीज टाइम खत्म हो गया, मेरा एक काउंटर है, मैं कर दूं। देखिए, कांग्रेस का मैं इसे बड़ा कठिन शब्द यूज कर रहे हैं, दोगलापन। 2004 में इन्होंने ईवीएम इंट्रोड्यूस की, जब ये चुनाव हारे ईवीएम टू गुड। चुनाव जीत गए 2014 का, ईवीएम टू गुड। 2009 में ईवीएम से चुनाव कराया, जीत गए, ईवीएम टू गुड। जैसे ही 2014 में ईवीएम से चुनाव हारे, ईवीएम गलत है, ईवीएम खराब है, ईवीएम में फलाना है, ईवीएम में ढकाना। मतलब आप कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक करके 2004 और 2009 का चुनाव जीता कांग्रेस पार्टी ने। बीच में मत कूदो,
तिवारी बीच में मत कूदो। मैंने कहा था अभी चिल्लाओगे, अभी मुझे तमाम सारा ज्ञान दे रहे थे, अब ज्ञान कहाँ चला गया? अब ज्ञान गए तेल लेने, अब ज्ञान चला गया तुम्हारा, अब ज्ञान चला गया तुम्हारा, अब ज्ञान चला गया तुम्हारा, अब ज्ञान चला गया तुम्हारा। ये लोग वो लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि अपनी ही बातों पर जाएंगे। 2004 का चुनाव क्या ईवीएम को हैक करके जीता था कांग्रेस ने? 2009 का लोकसभा चुनाव क्या ईवीएम को हैक करके जीता था कांग्रेस ने? जब ये हार जाएंगे तो ईवीएम खराब है और जब जीत जाएंगे तो ईवीएम सही है। यार ये मतलब कहां से लाते हो भैया? ये रूप कहां से लाते हो? ये चरित्र कहां से लाते हो? किस ग्रह से आते हो? कहां से लाते हो? मतलब देश की जनता भी फ्रस्ट्रेट हो गई है तुम लोगों का ये गाना सुन सुन के कि तुम जब जीतो। और एक चीज, इंडिया गठबंधन जीत जाए तो इलेक्शन कमीशन अच्छा, हार जाए तो बुरा। इंडिया गठबंधन जीत जाए तो ईवीएम बहुत अच्छी, हार जाए तो ईवीएम बुरी। इलेक्शन कमीशन, सॉरी, इंडिया गठबंधन जीत जाए, इंडिया गठबंधन जीत जाए तो प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त। इंडिया गठबंधन हार जाए तो प्रशासन खराब। इंडिया गठबंधन जीत जाए तो मीडिया अच्छी, इंडिया गठबंधन हार जाए तो मीडिया गोदी मीडिया। यार कब तक ये आरोप प्रत्यारोप से बाहर रहोगे? और नहीं तो मैं मानता हूं कि 2014 और 9 का चुनाव आपने ईवीएम हैक करके जीता, क्योंकि लाए तो आप ही थे, लाए तो आप ही थे ना। आपसे ज्यादा कौन जानेगा? आपसे ज्यादा कौन जानेगा? अब ये ना फिर मैं वही कहूंगा, अब्बा डब्बा डब्बा गोल गोल जलेबी नहीं। ठीक है, ये अरे भैया पीछे तुम सोचते करो, जिस पॉलिसी को, जिस मशीन को तुम्हारी पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया, मतलब 2004 में सोनिया गांधी ने गलत निर्णय लिया था, मतलब सोनिया गांधी ने गलत निर्णय लिया था, मतलब कुछ भी बोलना। सोनिया गांधी पर बिल्कुल उनको तो इंटोनो माइनो कहा जाए। इंटोनो माइनो ने गलत निर्णय लिया था, इंटोनो माइनो ने गलत निर्णय लिया था। इंटोनो माइनो इतना बढ़िया नाम उनके माँ बाप ने रखा। एक छोटे से ब्रेक के लिए माँ बाप का नाम नहीं लेने देते। दब गई पूछ, दब गई। ठीक है रत्नेश जी, पूछ दब गई। मैनपुर से बड़ी अपडेट। करहल के गांव कशरा में इंसानियत शर्मसार। गांव कशरा में दलित समाज की युवती की हत्या का मामला सामने आया है। भाजपा को मतदान करने जा रही थी दलित युवती। बता दें भाजपा को मतदान करने जा रही थी युवती मैनपुरी की करहल सीट में, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। बता दें कि गांव कशरा का ये मामला, जहां पे दलित समाज की एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भाजपा को मतदान करने जा रही थी युवती। ये पूरा मामला करहल के गांव कशरा का है, जहां पे इंसानियत शर्मसार होती नजर आई। गांव कशरा में दलित समाज की युवती की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वो दलित युवती भाजपा को मतदान करने जा रही थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। वापस चलते हैं अपने पैनल के पास। रत्नेश मिश्रा भाजपा नेता और अमित हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अमित जी, एक सवाल की क्यों आखिर एक विशेष समुदाय का मुद्दा उठाया गया है और क्यों हर बार इलेक्शन कमीशन पे और पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाया जाता है? आरती जी, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिन बातों को कहते हैं वो सदैव आगे कहते हैं। हमारा लोकतांत्रिक हक है कि अगर हमें कोई प्रक्रिया में गड़बड़ी लगेगी तो हम चुनाव आयोग से सवाल करेंगे। ठीक है, आप इस बात के ट्रेंड को समझिए। अगर हम माधवी बुच के बारे में बात करते हैं तो हाफ चड्ढा गैंग जो है वो चिल्लाने लगता है। अरे क्या आपत्ति पड़ी है कि माधवी बुच पर अगर जांच हो जाएगी तो हाफ पैंट वाले और पूरा मोदी गैंग चिल्लाने लगेगा। आज के उपचुनाव का बात हो रहा है, समय कम है इसलिए हम चाहेंगे आप आज के उपचुनाव के मुद्दे पे बात करें। उसी पे देखिए, आज 9 उपचुनाव हो रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी पे अपना बैठा दिया। बात जहां तक परिवार की रही, सभी राजनीतिक दलों में अपने परिवार होते हैं और जनता के मत लेकर के जाते हैं, उन पर हम टीका टिप्पणी नहीं करते। ठीक है, लेकिन ठीक है अमित जी, समय समाप्त हो रहा है। आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सुबह 7 बजे से ही उपचुनाव चालू है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर बराबर आरोप लगाता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां सपा ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया, तो वहीं इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए कि
चुनाव इस बार निष्पक्षता से नहीं हो रहा है और चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।